पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करेंगे आज एक सवाल के साथ। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है? पिछले दिनों में एनकाउंटर की ऐसी घटना आई जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल खड़े किए और कहा यह गया कि जाति विशेष के लोगों का एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन आज जिस बदमाश का एनकाउंटर हुआ उसके सरनेम पर गौर करें तो राजपूत जाति से हैं। तो ऐसे में अब यह कहा जाने लगा है कि क्या अब भी जाति वाला एंगल ढूंढेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? जिस जगह रोड के किनारे खून के निशान हैं, उसी जगह सुबह करीब 4:30 बजे का वक्त रहा होगा जब पुलिस की गोली से अनुज प्रताप मारा गया। पुलिस की ये गाड़ियां और लोगों की ये भीड़, तस्वीरें उन्नाव के कलुआ गढ़ा की हैं। यही वो जगह है जहां पुलिस ने अनुज को मार गिराया। सुल्तानपुर डकैती केस में पुलिस को 1 लाख के इनामी अनुज की तलाश थी। पुलिस को अनुज की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्नाव के इस इलाके में उसकी घेराबंदी हुई। पुलिस की थ्योरी है कि पहले गोली अनुज ने चलाई। चलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में गहनों की दुकान में डकैती हुई थी। अनुज उसमें शामिल था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर थी। पुलिस उसे तलाश रही थी और वो पुलिस को चकमा देकर पिछले 25 दिनों से फरार चल रहा था। इससे पहले पुलिस ने मंगेश यादव नाम के आरोपी को मार गिराया था, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई थी। अखिलेश यादव ने पुलिस पर जातिवादी होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब जो अनुज मारा गया है वो राजपूत जाति का है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अब तो जातिवाद भी खत्म हो गया। जब जातिवाद को लेकर के ताड़ना की जा रही तो एक यादव का इनकाउंटर हुआ तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। हालांकि सरकार पहले से कहती रही है कि अपराधी की जाति नहीं होती और यहाँ जाति देखकर एनकाउंटर नहीं किया जाता। अब भी वही बात कही जा रही है। 67 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे। 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 17 जाट और गुजर, 24 अति पिछड़ा, 26 अन्य। इतने इनकाउंटर हुए हैं और ये विपक्ष के लोग एक जाति को लेकर के उस जाति को लामबंद करने के लिए कि जाति हमसे बिखरे न, इस नाते वो चिल्ला रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जबान तो नहीं खुल रही है, जबान बंद है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अब भी यकीन नहीं है और वो योगी सरकार में हो रहे एनकाउंटर को फर्जी बताकर निशाना साध रही है। ये एनकाउंटर एक तरह से फर्जी एनकाउंटर है। एनकाउंटर में आगे आमने सामने मुकाबला होता है, गोलियां चलती है। आश्चर्य है, इतने इनकाउंटर हुए लेकिन पुलिस को गोली नहीं लगी। पकड़ के लाते हैं और पैर में गोली मारकर इनकाउंटर। सुल्तानपुर डकैती केस में मास्टरमाइंड पहले ही सरेंडर कर चुका है और कुछ आरोपी एनकाउंटर में पकड़े जा चुके हैं। इस केस में 2 आरोपी मुठभेड़ में मारे गए हैं। तिरुपति के प्रसाद में हुए महापाप के बाद जहां एक तरफ इस पर सियासत काफी गर्म है, तो दूसरी तरफ तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण का काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसे प्रसाद में महापाप के बाद बड़ा धक्का लगा है। अग्नि परिक्रमा, आम्र पल्लव और कुश से पंचगव्य का छिड़काव। तिरुपति में सुबह सुबह 4 घंटे तक शुद्धिकरण की पूजा की गई। ये तस्वीरें उसी पूजा के दौरान की हैं। 8 पुजारी और 3 आगम पंडितों ने शुद्धिकरण की पूजा करवाई। बाकायदा अग्नि हाथ में लेकर उन तमाम जगहों पर परिक्रमा लगाई गई जिसे अशुद्ध माना गया है। बाकायदा मंदिर के किचन से लेकर लड्डू के स्टोर रूम को भी शुद्ध किया। इन तस्वीरों में आप पुजारियों को देखिए, किसी के हाथ में अग्नि है तो किसी के हाथ में पंचगव्य से भरा बर्तन।
आम के पल्लव से मंदिर के रास्तों पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि नकारात्मक शक्तियों को हटाया जाए। असल में ये एक प्रायश्चित कार्यक्रम है जिसका आयोजन उस खुलासे के बाद किया गया जिसमें लड्डू में मिलावट की बात सामने आई थी। शुद्धि और शांति के लिए आज सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मंदिर में हवन पूजन, यज्ञ और शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया गया। दर्शकों को हम बता दें कि जिस पंचगव्य से मंदिर को शुद्ध किया गया उसमें दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र शामिल होता है। इससे पहले कल पुजारियों ने माफी पूजा के साथ भगवान से माफी मांगी। तिरुपति के मंदिर में जो कुछ हुआ उसको लेकर सियासी माहौल भी बहुत गर्म है, लेकिन दक्षिण की ये प्रसाद वाली सियासत अब कैसे उत्तर भारत में पहुंच गई है वो हम आपको दिखाते हैं। मथुरा और वृंदावन के प्रसाद को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया और सवाल पूछने वाली हैं डिंपल यादव। आप देखिए कैसे इसके आश्रय राजनीति की जा रही है। पहली तस्वीर बालाजी के लड्डू की है और दूसरी तस्वीर किशन कन्हैया के पेड़े की। तिरुपति बालाजी के लड्डू का विवाद अभी थमा भी नहीं कि मथुरा वृंदावन के पेड़ों को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जो घी आ रहा था वो घी इंपोर्ट होके आ रहा था बाहर से, तो ये बहुत ही गलत बात है। फूड अडल्ट्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। मथुरा के पेड़े विश्व विख्यात हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को पेड़ों का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के तौर पर श्रद्धालु पेड़े लेकर घर जाते हैं। अब डिंपल यादव ने ये सवाल उठाए हैं तो मथुरा के दुकानदार क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए। आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, क्या अंतर होता है 500 रुपए किलो जो पेड़ा बिकता है उसमें और जो 200, 250, 300 रुपए किलो मिलता है? मेरे पास 300 का और 400 का रेट का पेड़ा है, उसमें 200, 250 वाला तो कोई है नहीं यहाँ पर। ये हमारे साथ वो दुकान वाले हैं, जब हमने अभी आके पूछा था इनसे तो इन्होंने अपना पेड़ा 300 रुपए किलो बताया था, लेकिन जब कैमरा शुरू हुआ तो इनका भाव 400 रुपए किलो हो गया। खोए का भाव इस समय क्या मानते हैं आप? खोए का भाव है 360 रुपए किलो। जब 360 रुपए किलो खोआ ही मिलेगा तो 300 रुपए किलो में पेड़ा कैसे तैयार हो जाएगा? सर ये तो बाहर वाले ही बताएंगे आपको। सरकार को भी लगता है कि पेड़ा बेचने वाले मिलावट नहीं करते। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का है, सब लोग बाहर से चढ़ावा लेके आते हैं, ले जाके चढ़ाते हैं। अब बाहर चूँकि व्यवसायी हैं, अब व्यवसायी निश्चित रूप से कानून से डरता है, ऐसी मिलावट नहीं करता है कि हमारे यहाँ दुकान से सामान गया कभी भी पकड़े जाएंगे और इस खाद्यान्न विभाग जो होगा वो जाँच करेगा और पकड़े जाएंगे। तो कानून का भय तो उत्तर प्रदेश में है, ऐसा हमको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। प्रसाद का विवाद तिरुपति से शुरू हुआ, जहां घी में बीफ और सुअर की चर्बी वाली बात सामने आई। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मिलावट कोई और नहीं, पुजारी करते हैं। हमारे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जर्रों की चर्बी मिला रहे हैं, कोई और नहीं मिला रहा है। दक्षिण से प्रसाद का विवाद उत्तर पहुंच चुका है तो मंदिर भी सतर्क होने लगे हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर ने तय किया है कि अब गर्भगृह में बाहरी प्रसाद का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है या स्वयं निर्मित आपका जो घी होता है, जो हमारे दादी नानी या माँ निकालती है, उससे बने हुए प्रसाद को हम भोग के लिए स्वीकार करेंगे। त्योहारों से पहले प्रसाद के विवाद ने दक्षिण से उत्तर तक श्रद्धालुओं की टेंशन बढ़ा दी है। बेहतर होगा कि सरकार मिठाइयों की जांच तेज करे ताकि मिलावटखोरी पर लगाम लग सके। और आइए अब आपको चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें दिखाते हैं इलेक्शन शॉर्ट्स में। जम्मू कश्मीर में थम गया दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की। 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोटिंग। हरियाणा के यमुनानगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर कसा तंज। मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई नाराज सांसद कुमारी सैलजा की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक मान गई सैलजा, 26 को करेंगी प्रचार। हरियाणा में कालका विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया प्रचार। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का रोड शो। कहा लोगों ने प्रदेश में बदलाव का मन बनाया। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने किया प्रचार। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी कांग्रेस नेता और राई के पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया का पार्टी से इस्तीफा।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होना है, यानी मतदान की तारीख है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा, और खास तौर पर कांग्रेसी खेमे में, क्योंकि कुमारी सैलजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी से नाराज कैसे हो सकती हूँ? कुछ मुद्दे होते हैं और कुछ बातें होती हैं, वो हम पार्टी के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। कुछ हैं बातें, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो अभी पीछे हम छोड़कर आगे बढ़ें। करीब 10 दिनों तक सियासी कोप भवन में रहने के बाद कांग्रेस की सांसद सैलजा आज कैमरे पर आई और जो सवाल उनको लेकर उठ रहे थे उसका गोलमोल जवाब दे दिया। क्या आपको मलाल है मैम कि आप इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं? मलाल तो नहीं, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटमेंट तो है। क्यों नहीं दिख रही हैं? तकरीबन 10 दिनों से आपकी कोई सभा या कोई रैली जनसंपर्क नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह? वो नहीं हुआ, लेकिन अब निकलेंगे। क्या मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है वो कुमारी सैलजा की बनी हुई है? आप भले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी, तो ये हाईकमान फैसला करेगा, चुनाव के बाद फैसला होगा। चेहरा तय नहीं है, चेहरा बाद में नहीं है, चेहरा तो तय नहीं है, वो तो साफ हो गया। 13 सितंबर को आखिरी बार सोशल मीडिया पर सैलजा का पॉलिटिकल वीडियो दिखा था। उसके बाद से वो नेपथ्य में चली गई थी, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ और नाराजगी की चर्चा सामने आई। खबर है कि कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे से सैलजा की मुलाकात हुई है और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया गया है। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। सैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है। कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। सैलजा खुद को सीएम का दावेदार मानकर चल रही थी, लेकिन पार्टी ने पहले टिकट नहीं दिया और फिर उनकी कई सिफारिशों को भी नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी ने इसे आपदा में अवसर मानते हुए डोरे डालने भी शुरू कर दिए थे। कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, अब उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर के सैलजा हरियाणा में दलितों की सबसे बड़ी महिला नेता है। लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस को झोली भरकर वोट दिया था, लेकिन विधानसभा में सैलजा की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती थी। लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मनाने की कोशिश तेज कर दी है। खबर है कि कांग्रेस के पक्ष में 26 तारीख को सैलजा रैली करने वाली है। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो। तो कुमारी सैलजा जो ये कह रही हैं कि वो पार्टी से नाराज नहीं हैं और पार्टी के साथ हैं, प्रचार में भी उतरेंगे। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर हरियाणा की राजनीति में दलित का मतलब क्या है, दलित राजनीति क्या कहती है। कुछ आंकड़े इससे जुड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, राज्य की आबादी में करीब 21% जो दलित समाज है, 21% दलित समाज है राज्य की आबादी में। जाट के बाद जो सबसे ज्यादा वोटर की संख्या है वो दलित वोटर ही हैं। दूसरे नंबर पर जाट के बाद दलित वोटर ही आते हैं हरियाणा में, और इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राज्य में 17 सीटें ऐसी हैं जो दलितों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात इसी से जुड़ी आपको बताती हूँ कि राजनीति दलित हरियाणा की आखिर क्या है, वो आप इसी से समझ सकते हैं कि राज्य में अगर 17 सीटें रिजर्व रखी गई हैं और 90 में से 35 सीटों पर दलितों का सीधे सीधे प्रभाव है। 90 में से 35 सीटें ऐसी हैं जहां दलित समाज प्रभाव रखता है वहां पर, और इसीलिए दलित समाज बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलजा अब अगर कांग्रेस की मुश्किल आसान करती हैं तो इसका फायदा कितना आगे होगा। लोकसभा में कांग्रेस प्लस को 68% दलित वोट मिले थे। ये लोकसभा चुनावों के दौरान हुआ था जब कांग्रेस प्लस को 68% दलित वोट हासिल हुआ था। अब विधानसभा चुनावों की बारी है और इसीलिए सैलजा की नाराजगी मुश्किल बढ़ा सकती थी यहां कांग्रेस की। अखिलेश, अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहां पर दूसरे चरण के लिए जो प्रचार चल रहा था, प्रचार का शोर थम गया है। 25 तारीख को मतदान है 26 विधानसभा सीटों के लिए। अब इनमें सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है, या यूं कह लीजिए हॉट सीट, वो वैष्णो देवी की है। वहां पर क्या क्या समीकरण देखने को मिल रहा है, किस तरीके का मुकाबला है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने कटरा में रोड शो किया। दो किलोमीटर तक यूं ही प्रचार करके पार्टी के लिए माहौल बनाया।
उस दिन यानी 19 सितंबर को कटरा में मोदी ने रैली भी की। असल में जम्मू कश्मीर में कटरा वो जगह है जहां जीतना बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। और ये सवाल इसलिए बनाया है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में पार्टी अयोध्या हारी है और विधानसभा उपचुनाव में बद्रीनाथ की सीट भी। कहीं वैष्णो देवी सीट पर भी अयोध्या रिपीट न हो जाए, इसलिए बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी। परिसीमन के बाद पहली बार श्री माता वैष्णो देवी सीट अस्तित्व में आई है। पहले ये क्षेत्र रियासी विधानसभा में आता था। 2014 में यहां से बीजेपी को जीत मिली थी। अब वैष्णो देवी बचाना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी से बलदेव राज शर्मा तो कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह चौहान मैदान में हैं। इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार हैं। बलदेव राज शर्मा ने जीत के लिए पूरा जोर लगा रखा है। वो छोटी छोटी सभाओं के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं ताकि कमल खिलाया जा सके। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इस सीट से रोहित दुबे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दूसरी लिस्ट में रोहित दुबे की जगह बलदेव शर्मा को टिकट दे दिया गया। इससे रोहित दुबे के समर्थक नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए, इसलिए चुनौती ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव में 26 सीटों पर 238 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे दौर का प्रचार आज थम गया है। राहुल गांधी ने दूसरे दौर के प्रचार के लिए आखिरी दिन 2 रैलियां की और बीजेपी को घेरा। रेल की पटरी साजिश का नया अड्डा बनती जा रही है, क्योंकि 3 राज्यों के 3 शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि रेल की पटरी को हथियार बना कौन रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही 3 तस्वीरें देश के 3 बड़े राज्यों से आई हैं, जो भारतीय रेल बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। क्योंकि जिस रेल को यात्रा का सबसे सुगम साधन माना जाता है, अब उसमें बैठने से भी डर लगता है। हर दिन साजिश की एक नई तस्वीर सामने आ रही है, जिससे सवाल खड़ा होता है कि ये कहीं किसी बड़े हादसे की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही। सबसे पहले आप पंजाब के बठिंडा से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी को पटरी से उतारने के लिए पटरियों पर सरियों का बंडल रखा गया था, लेकिन हादसा होता उससे पहले लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। हादसा होने से बच गया। वो बताया कि रात में किसी ने ट्रैक पर रख दिए, तो उसकी वजह से जो समथिंग 3 बजे गाड़ी आई थी वो 1 घंटे लेट हुई थी, खड़ी रही थी, ट्रैक फेल हो गया। फिर रात में ESM और अपने यहाँ पे पॉइंट्समैन है, वो दोनों जाके देखे तो ये सड़िए मिले। जिस दिन बठिंडा में रेल की साजिश हुई, उसी दिन यूपी के कानपुर ट्रैक पर ये सिलेंडर मिला, जिसने समूचे रेलवे के कान खड़े कर दिए, क्योंकि बीते 38 दिनों में ये कानपुर में रेल डीरेल की 5वीं साजिश थी। यहाँ पर एक ये स्पॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर निशान लगे हुए हैं और इसी स्पॉट पर जो गैस सिलेंडर है वो छोटा गैस सिलेंडर यहाँ पर रखा गया था और गैस सिलेंडर के माध्यम से जो यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन थी उसको धमाके से उड़ाने का प्रयास था। बीते हफ्ते में तीसरी साजिश मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रची गई, जहां 18 सितंबर को आर्मी के जवानों को लेकर एक ट्रेन खंडवा से होते हुए तिरुवनंतपुरम जा रही थी। तभी किसी ने ट्रैक पर 10 डेटोनेटर रखकर रेल हादसे की बड़ी साजिश रची थी, लेकिन रेलवे की सूझबूझ के चलते ये हादसा टल गया। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे सागफाटा स्टेशन के करीब लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में आरपीएफ के द्वारा गहन जांच की जा रही है। रेल के साथ हो रही इन खतरनाक साजिशों का मॉड्यूल करीब करीब एक जैसा है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहीं ये किसी बड़ी वारदात का ट्रायल तो नहीं। ये शुद्ध रूप से एक बहुत साजिश का है और उस साजिश के तह में जाने की जरूरत है और जो भी उसके लिए जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। दरअसल अलग अलग राज्यों से आई रेल हादसों की इन साजिशों ने न सिर्फ रेलवे बल्कि सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। सरकार ने NIA को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस साजिश के तार कहां-कहां तक फैले हैं। और अब बात करेंगे आदमखोर के आतंक की। इस बार आदमखोर का यह आतंक राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक वन विभाग को इसे पकड़ने में किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है।
दहशत में गांव, वो आता है दबे पांव। तीन दिन 3 शिकार, उदयपुर में हाहाकार। आदमखोर का खूनी खेल, पकड़ने में वन विभाग की टीम फेल। देखिए कुछ और भी जगह मिली है। ये राजस्थान के उदयपुर का गोगुंदा गांव है, जहां एक आदमखोर बीते कई दिनों से खूनी खेल खेल रहा है और बीते दिन 3 लोगों की जान ले चुका है। और भी जगह मिली है। हम अपने मवेशी के लिए घास लेने के जाने के लिए बहुत परेशानी है, तो मक्खियाँ वहाँ घुस कर रहे तो वही हमला कर तो मार डालता है। गांव वालों में दहशत का माहौल है, क्योंकि वन विभाग की टीम अपने हाईटेक उपकरणों के जरिए तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाई है। उधर गांव वालों का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि इंसानी खून मुंह में लगने के बाद एक आदमखोर और ज्यादा खूंखार हो चुका है। हमें आश्वासन भी है कि सरकार गरीबों का साथ देगी, और नहीं देगी तो हम उसके जनता के साथ में, उन परिवार के साथ में हम खड़े हैं। जिन लोगों को शिकार बनाया वो इलाका 4 किलोमीटर में आता है, जिसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम ने 5 पिंजरे लगाए हैं। इसके साथ ही वन विभाग नाइट विजन वाले ड्रोन के जरिए भी लोकेशन पता करने में लगा है, लेकिन उसे अभी तक सही लोकेशन नहीं मिल पाई। जहाँ तक पैंथर पकड़ने की बात है, हमारी टीम, हमने पिंजरे लगा रखे हैं 5, और उसके अंदर हमें आशा है कि जल्दी जो है उस पकड़ा आएगा। लगभग 8 से 10 टीमें हैं, पूरे 3 जिलों की टीमें यहाँ पे, रेंजर्स सभी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी टीमें काम कर रही हैं, और अभी एक केज उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लगवाएंगे और ड्रोन से भी उस लोकेशन का वॉच हम करेंगे। वन विभाग की टीम पर चौतरफा दबाव है, क्योंकि जितनी भी डेडलाइन दी गई वो सब खत्म हो चुकी है और अब जिम्मेदारी सेना के कंधों पर आ गई है। उधर गांव वाले ग्रुप बनाकर अपने मोर्चे पर तलाश कर रहे हैं। दरअसल मई से लेकर अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है। घायलों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर जंगली जानवर जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं। कहीं इसका कारण बारिश तो नहीं, क्योंकि इस बार औसत से ज्यादा बारिश हुई है। वैसे जिस तरह की दहशत उदयपुर में है, ठीक उसी तरह का आतंक यूपी के बहराइच में भेड़ियों को लेकर भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने वहां पर एक बड़ा कदम उठाया है। अलग अलग जातियों को लुभाने का कैसे प्रयास किया जा रहा है, उसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि ब्राह्मण और राजपूत जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 2 अलग अलग निगम बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। ब्राह्मण जाति के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम बनाया जाएगा, जबकि राजपूतों के लिए शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम बनेगा। और खबर यह भी है कि दोनों निगमों के लिए सरकार ने 50-50 करोड़ का आवंटन किया है। तो महाराष्ट्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बदलापुर रेप कांड से जुड़ी हुई, जिसे रेप के आरोपी ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस कस्टडी में ले जाते वक्त बदलापुर रेप कांड के आरोपी ने खुद को गोली मार ली। इस वक्त की बड़ी खबर, बदलापुर रेप कांड का आरोपी था ये, जिसने खुद को गोली मार ली है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में ले जाते वक्त उसने खुद को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बदलापुर रेप कांड से जुड़ी हुई, आरोपी जिसने खुद को गोली मारी। और बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस कस्टडी में उस वक्त वो था जब पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही थी, उसी वक्त उसने खुद को गोली मार ली। रेप के आरोपी ने, पुलिस मौजूद थी, पुलिस कस्टडी में था, लेकिन बावजूद इसके रेप के आरोपी ने खुद को गोली कैसे मार ली, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल पुलिस कस्टडी में होते हुए। और आरोपी ने
खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और इस खबर पर और क्या जानकारी है हमारे पास, गणेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, क्या है पूरी खबर? देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि इस आरोपी या इस कांड की वजह से ही महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। अक्षय शिंदे, इसके ऊपर और 2 बलात्कार के केसेस थे। ये तलोदा जेल में बंद था। कोर्ट ने दूसरे केस में इसकी कस्टडी पुलिस को दी थी और पुलिस जेल से इसे पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। उस समय गाड़ी में जो अधिकारी इससे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे ट्रांजिट में, उनके पास की रिवॉल्वर इसने हत्या ली या उनसे छीन ली और उसके बाद खुद को शूट किया। और उसको रोकने के कोशिश में पुलिस अधिकारी भी उसको भी गोली लगी है। आरोपी अक्षय शिंदे क्रिटिकल है और पुलिस अधिकारी जो उसे बचाने जा रहे थे, जिनकी बंदूक थी, वो भी क्रिटिकल है और दोनों को अब नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। आरोपी के बचने के चांसेस बहुत कम होने की जानकारी मिली, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि आखिर इसका संदेश क्या है। लेकिन खुद को गोली मार ली है और इसको रोकने के लिए गए पुलिस अधिकारी को भी गोली लगी है और दोनों ही इंजर्ड हैं। लेकिन गणेश, यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर पुलिस की कस्टडी थी, पुलिस की कस्टडी में वो था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कर्मी से ही रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मार लेता है, पुलिस खड़ी रह जाती है। ये बड़ी बात है। गणेश, हमें और अपडेट इस खबर पर देंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये वही बदलापुर रेप कांड है जिसमें आपने देखा था कि कितने बड़े लेवल पर लोग सड़कों पर उतर आए थे, बड़ा प्रदर्शन हुआ था, अपने हाथों में कानून तक लोगों ने लेने की कोशिश की थी। और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन देखा गया और उसी मामले का ये आरोपी, वो तस्वीरें भी उस दिन की हम आपको दिखा रहे हैं जब रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। बहुत मुश्किल से घंटों की मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा सका था। ये वही आरोपी जो पुलिस कस्टडी में था, लेकिन बावजूद इसके उसने पुलिसकर्मी से पहले रिवॉल्वर छीनी है और फिर खुद को गोली मार ली। अभी क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी गणेश हमें जानकारी दे रहे थे। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, ये रेप के आरोपी ने खुद को गोली मार ली। ये वही बदलापुर जो 20 अगस्त 2024 जब एक बड़ा जन सैलाब सड़कों पर उमड़ आया था, उसी की तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को एक बड़ा आईना दिखाया था, क्योंकि लोग ये कहकर खुद ही सड़कों पर उतर आए थे। बाकायदा वहां पर एक प्रतीकात्मक फांसी का फंदा भी लटकाया गया था कि आरोपी को आप हमारे हवाले करिए। अच्छा, मृत्युंजय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, रेप के आरोपी ने खुद को गोली मार ली है, कई बड़े सवाल, लेकिन आपके पास और क्या जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, ये जानकारी निकल कर आई है कि अक्षय शिंदे, जो कि न्यायिक हिरासत में इस समय है जुडिशियल कस्टडी में, उसे जेल से निकालकर कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था और उसी दौरान जो सामने पुलिस कांस्टेबल था उसका रिवॉल्वर लेकर अक्षय शिंदे ने खुद को मारने की कोशिश की। जब उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो सामने वाला जो पुलिस कर्मी है उसे भी गोली लगी है और अक्षय शिंदे ने भी खुद को गोली मारी है। एक ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है। दोनों ही घायल हैं, दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। कांस्टेबल जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल है और अक्षय शिंदे को भी गोली लगी है, वो भी घायल है, उसे भी अस्पताल ले जाया गया है। इतनी जानकारी थाने के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा था या फिर ये घटना कैसे हुई, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल आरोपी है, क्योंकि पहले से ही जो स्थानीय लोग हैं इस पर नाराज थे। बाकायदा अक्षय शिंदे को बचाया जाता रहा है। पुलिस थानों में उसे ऐसी जगहों पर रखा जाता था जहां पर आम लोगों को इसकी जानकारी ना हो। उसका जो सेल था, लॉकअप था, वो भी दूसरी जगह रखा जाता था और जब भी उसकी कोर्ट पेशी होती थी तो कोशिश की जाती थी कि उसकी जानकारी लोकल लोगों को ना हो। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट में सुनवाई अटेंड करने से रोका जाता था। लेकिन आज जब उसे जेल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उसे दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब ये वाकया हुआ और प्राथमिक तौर पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अक्षय शिंदे ने खुद को मारने की कोशिश की और जब उसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रयास किया तो पुलिस को भी, एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। दोनों ही घायल हैं, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपडेट अभी तक नहीं बताया गया है कि गोली लगने के बाद में स्थिति क्या है। सिर्फ इतनी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी दे रहे हैं कि दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका ट्रीटमेंट दोनों का चल रहा है। इतनी जानकारी अब तक सामने आई है जी। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, क्या अक्षय शिंदे खुद को गोली मार रहा था या उसने पुलिसकर्मियों को भी गोली मारी है, चोट पहुंचाने की कोशिश की है? इससे जुड़ी कोई अपडेट?
रोमाना, अभी तक जो एक प्राथमिक जानकारी ये निकल कर आई है, या पहला हम वर्जन कह सकते हैं, इसमें ये निकल कर आया है कि अक्षय शिंदे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मी ने उसे पकड़कर रोकना चाहा तो पुलिसकर्मी भी पूरे छीना झपटी में घायल हुआ है। एक ऐसा पक्ष अब तक सामने आया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान थाने पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। लेकिन जो अब तक की बात समझ में आ रही है पुलिस अधिकारियों से बातचीत में, कि अक्षय शिंदे ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। इसमें छीना झपटी में पुलिसकर्मी को भी गोली लगी और खुद अक्षय शिंदे को भी गोली लगी है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत्युंजय, कोई और जानकारी कि कहां ले जाया जा रहा था? न्यायिक हिरासत में ये आरोपी था, हाई प्रोफाइल ये मामला जिसने पूरी महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया था। कितने पुलिसकर्मी थे उस वक्त जिस वक्त कस्टडी में था ये आरोपी? कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, ये जो आरोपी है, ये आरोपी न्यायिक हिरासत में था। ये जब भी इसको शिफ्ट किया जाता था तो बाकायदा एक पुलिस टीम, सिक्योरिटी की टीम लगी रहती थी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच अब कोई लोकल पुलिस नहीं कर रही है, बल्कि एसआईटी को दे दिया गया था। एसआईटी की टीम इसको पूरी जांच कर रही थी। एक आईजी रैंक के अधिकारी और डॉक्टर आरपी सिंह हैं, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, वो इस पूरे टीम को लीड कर रही थी। उनकी अध्यक्षता, उनकी निगरानी में पूरी टीम जांच काम कर रही थी और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करने का काम भी पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था। यहाँ तक कि जो भी साक्ष्य जुटाने थे, पुलिस वो स्पॉट पर ले जाकर पंचनामा करने का काम हो, इस प्रकार के काम पूरे हो चुके थे। चार्जशीट फाइल करने का पूरी प्रक्रिया है वो भी लगभग है, और एडिशनल अगर काम करना हो उस पर भी पुलिस लगभग काम कर रही थी। अब ये जानकारी सामने नहीं है, चूंकि आरोपी तो न्यायिक हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी उसे मिली हुई है, तो उसे कहीं शिफ्ट किया जा रहा था या किसी दूसरे सेल में, जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, या फिर कहीं मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। ये अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। ये वरिष्ठ अधिकारी इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन अब तक की जानकारी यही सामने आई है कि जो पुलिसकर्मी थे, कम से कम 6 से 8 पुलिसकर्मी उसके आसपास थे और उसमें ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बाकायदा एक बड़े वैन में बंद करके ले जाया जाता है और वैन में भी 2-3 कांस्टेबल होते हैं और हथियारबंद कांस्टेबल होते हैं और वहां पर ये पूरी घटना हुई है। और यही तो सवाल खड़े करता है ना मृत्युंजय, कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे? मतलब पुलिस कस्टडी में एक ऐसा आरोपी जो न्यायिक हिरासत में है, ये कैसे होने दिया गया और कैसे मुमकिन हुआ? ये कई बड़े सवाल हैं जिस पर नजर आप रखिएगा। कोई भी डिटेल, कोई जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा सबसे पहले। शुक्रिया फिलहाल मृत्युंजय इस जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।